तो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या है और किस प्रकार वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं अक्सर वर्तमान विश्व में देखें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का चलन कहीं पर भी नहीं है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र प्रचलित है, जहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पुरानी एक व्यवस्था माना जाता है, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ के 5 कैंटनों में है। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। उनमें पूर्ण कैंटन में ग्लेरस और अर्ध कैंटन में ओबवाल्डेन, नेटवाल्डेन है ना, और इनर अपेंजन और आउटर अपेंजन, ये 5 कैंटन है जहाँ पर जनता डायरेक्ट शासन व्यवस्था का संचालन स्वयं करती है। अब वह किस रूप में करती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। वहाँ पर शासन व्यवस्थाओं का संचालन कैसे होता है वह हम देखेंगे। कल हमने जैसे पढ़ा था कि लैंडज़माइंड या प्रारंभिक सभाएं होती है वहाँ पर शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। किन कैंटनों में जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ हम पढ़ रहे हैं, वहाँ 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ पर कि कुछ वहाँ पर विधानमंडल नहीं होते, वहाँ जनता की सभाएं होती है जिसको लैंडज़माइंड्स या प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। और ये प्रारंभिक सभाएं विधानमंडल का काम करती है। और इसमें इन कैंटनों में वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो वर्ष में एक बार या उससे अधिक बार प्रारंभिक सभाएं बुलाते हैं, जिसमें 20 वर्ष की आयु प्राप्त जो व्यक्ति या उससे ज़्यादा जो वयस्क माना गया है वह इसमें भाग लेते हैं और मत भी देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रारंभिक सभाएं वहाँ पर क्या कहलाती है, लैंडज़माइंड्स है ना, लैंडज़माइंड्स कहलाती है, जो एक तरह से विधानमंडल का काम करती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी अक्सर आपको यह पूछा जाता है। तो इस सभा में अगले वर्ष के लिए प्रशासनिक काम करने के लिए इसमें ये लोग एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव करते हैं, जिसके हेड या प्रधान को लैंड्समैन कहा जाता है। और यह लैंड्समैन पर सारे प्रशासनिक कार्यों का या गतिविधियों का संचालन करता है। गत वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट और आगे आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करने का काम वह लैंड्समैन या कार्यकारिणी परिषद करती है। और यह कार्यकारिणी परिषद न्यायाधीशों को चुनना, विभिन्न सरकारी अधिकारियों को, विभिन्न परिषद के सदस्यों को चुनने का काम करती है। तो इस प्रकार यह प्रारंभिक सभाएं वह सब काम करती है जो कैंटनों में विधानमंडल के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में जो शासन व्यवस्था प्रचलित है वो हम देखते हैं कि लोकतंत्र का एक सर्वोत्तम उदाहरण है हमारे सामने, जहाँ जनता डायरेक्ट हिस्सा, जैसे रूसो ने कहा ना, अब्राहम लिंकन ने भी कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और रूसो ने भी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्व बताया, उसने संसद का विरोध किया था जहाँ प्रतिनिधि बैठते हैं। तो उस रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बिल्कुल यहाँ पर वो साकार हो जाता है स्विट्ज़रलैंड में। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन कौन से हैं, क्योंकि बाकी स्विट्ज़रलैंड में और अन्य कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यवहारिक मानते हुए उसकी जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया, न केवल शब्दों में, न केवल सैद्धांतिक रूप से, बल्कि व्यवहार में भी वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 साधन हैं, लोक निर्णय और दूसरा आरंभ। लोक निर्णय के माध्यम से जनता को कानून पर अंतिम शब्द कहने का अधिकार है, और आरंभ के माध्यम से उसको कानून के बारे में प्रथम शब्द, तो जनता की यही स्थिति होती है कि उसको प्रथम और अंतिम शब्द का जो अधिकार दिया गया है कानूनों पर लोक निर्णय और आरंभ के माध्यम से। तो इस प्रकार स्विस जनता की जो एक गहरी लोकतांत्रिक जो भावना है उनकी, उसी का प्रतीक है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष, हालांकि विश्व के अन्य राज्यों में भी कुछ जगह पे ये साधनों का प्रयोग, जैसे अमेरिका में मैसाचुसेट्स वगैरह में देखने को मिलता है, और स्विट्ज़रलैंड ने यह साधन वहीं से अपनाए हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में इन साधनों का इतना व्यापक और सफल रूप से प्रयोग किया जाता है कि यह पद्धतियाँ स्विट्ज़रलैंड की अपनी पद्धतियाँ बन गई है। तो हम इनको अलग अलग पहले हम पढ़ेंगे लोक निर्णय और आरंभ का तात्पर्य क्या है, फिर उसका क्या व्यवहारिक प्रयोग है, उसका क्या प्रोसीजर है स्विट्ज़रलैंड में इन साधनों के प्रयोग का। इसको अच्छे से सुनो बच्चों गौर से, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन और उपकरण क्या है, तो इनका तात्पर्य क्या है।
लोक निर्णय सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक निर्णय या जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य है। तो लोक निर्णय क्या है कि प्रत्येक कानून, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा का परिणाम होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कानून पर जनता की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक, मैंने बताया था ना आपको कल कि लोक निर्णय जनता को नकारात्मक अधिकार देता है कानूनों पर, मतलब उसको रोकने का, और आरंभक उसको सकारात्मक अधिकार देता है, यानी कि किसी भी विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार। तो लोक निर्णय जो है उसमें जनता को कानून पर एक प्रकार से नकारात्मक शक्ति देता है कि वो अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून है तो उसको वो रोके। तो लोक निर्णय का तात्पर्य होता है कि विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप ग्रहण नहीं करता जब तक कि वहाँ पर उसे जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाए या जनता का बहुमत प्राप्त नहीं हो जाए। अगर जनता उसको रिजेक्ट कर देती है तो वह कानून जो है अस्वीकृत हो जाएगा। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में लोक निर्णय का जो एक साधन अपनाया गया है वो 2 रूपों में अपनाया गया, अनिवार्य लोक निर्णय, दूसरा ऐच्छिक लोक निर्णय। 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये भी आता है कि अनिवार्य और ऐच्छिक लोक निर्णय का क्या तात्पर्य, या स्विट्ज़रलैंड में लोक निर्णय के 2 रूप कौन से हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब ये कि कंपल्सरी है, अनिवार्य रूप से कोई विधेयक, किसी विषय से संबंधित कोई विधेयक लोक निर्णय के लिए जाएगा। ऐच्छिक का मतलब ये है कि जब स्विट्ज़रलैंड में इतनी जनसंख्या या इतनी संख्या के नागरिक 50,000 भी है, 1 लाख भी है, कि वो अगर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि किसी विधेयक पर लोक निर्णय कराया जाए, तब वह लोक निर्णय होता है, मतलब कि वो कोई भी विधेयक जनता की स्वीकृति के लिए आता है। तो 2 रूपों में है, अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब ये कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयक लोक निर्णय के लिए आवश्यक रूप से जाएंगे और वो बिना स्वीकृति के, जनता की बिना स्वीकृति के वो कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। और ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यही है कि जनता का एक निश्चित भाग, वहाँ के नागरिकों का एक निश्चित भाग, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, वह निश्चित भाग अगर एक निश्चित समय के भीतर अगर वो विधानसभा या संघीय सभा के सामने अगर वो यह मांग कर दे उस विधेयक पर लोक निर्णय की, तभी उस विधेयक पर लोक निर्णय होगा, मतलब जनता की राय तभी ली जाएगी। अगर जनता उस निश्चित समय के भीतर मांग नहीं करती है लोक निर्णय की या जनमत संग्रह की, तो वह विधेयक अपने आप ही बिना जनता की स्वीकृति के पारित समझा जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से आरंभक क्या है, जहाँ आरंभक जनता को किसी भी विधेयक पर सकारात्मक शक्ति, यानी उसको विधेयक को प्रस्तावित करने की शक्ति देता है। तो आरंभक वहाँ पर केवल संविधान संशोधन पर ही है, इसलिए हम इसको संवैधानिक आरंभक भी कहते हैं, है ना। आरंभक मतलब जनता जो विधेयक या किसी भी विधेयक का प्रारूप तैयार करती है तो वो संविधान संशोधन पर है। तो आरंभक जहाँ लोक निर्णय जनता को एक नकारात्मक शक्ति देता है, नए विधेयकों को रोकने की शक्ति देता है लोक निर्णय, वहीं आरंभक जो है वह जनता को सकारात्मक शक्ति देता है विधेयकों पर या कानूनों पर। तो आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक का प्रारूप तैयार करे या प्रस्ताव के रूप में एक सुझाव के रूप में विधानमंडल के सामने रख दे। तो या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करता है या उस पर वह लोक निर्णय लेता है। अगर उसको प्रस्ताव के रूप में, सुझाव के रूप में रखा गया तो उस पर वो लोक निर्णय लेता है, कौन? विधानमंडल, कि इस पर विधेयक बनाया जाना है या नहीं बनाया जाना। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में जो आरंभक का प्रयोग है उसका भी 2 रूपों में प्रयोग होता है, सविन्यासित आरंभक और दूसरा अविन्यासित आरंभक। आरंभक के 2 रूप होते हैं, सविन्यासित और दूसरा अविन्यासित, है ना। सविन्यासित आरंभक में, सविन्यासित में यानी कि जनता स्वयं किसी भी विधेयक का प्रारूप, पूरा प्रस्ताव स्वयं तैयार करके विधानमंडल के सामने पेश करती है या प्रस्तुत करती है। समझ में आ रहा है? सविन्यासित मतलब कि जनता स्वयं विधेयक का पूरा प्रारूप या प्रस्ताव तैयार करके विधानमंडल के सामने वह रखती है ना। फिर विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के
उस प्रारूप में वो कोई संशोधन नहीं करती, उसको जनता की स्वीकृति के लिए उस प्रारूप या प्रस्ताव को पूरा भेजा जाता है। और अविन्यासित आरंभक में जनता उस विधेयक का प्रारूप स्वयं तैयार नहीं करती, ड्राफ्ट बनाकर स्वयं नहीं देती, बल्कि वो केवल सिद्धांत बना देगी कि जनता इस विषय पर विधेयक बनवाना चाह रही है, तो उसका केवल सिद्धांत बनाती है या सुझाव के रूप में उन सिद्धांतों को विधानमंडल के सामने रख देती है। यदि विधानमंडल उसके सिद्धांतों या सुझावों से सहमत है तो विधानमंडल उस प्रारूप को तैयार करती है उससे संबंधित, तो वो अविन्यासित विधेयक है, तो विधानमंडल उन सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करती है। अगर उससे असहमत है ना, तो वह उन सिद्धांतों को जनमत यानी कि जनमत संग्रह के लिए जनता की राय के लिए, वो अगर सहमत है तो भी जनता की राय के लिए जाएगा, अगर असहमत है तो भी जनता की राय के लिए जाएगा। और कई बार वो एक वैकल्पिक अपना भी सुझाव जनता के सामने जनता की राय के लिए दे देती है ना। तो इस प्रकार लोक निर्णय में जनता उन सिद्धांतों को अगर स्वीकृत कर देती है तो विधानमंडल उस पर विधेयक का प्रारूप तैयार करती है। कितना प्रोसेस लंबा है, वो उन सिद्धांतों या उन सुझावों को जनता की राय जानने के लिए भेजा जाता है, जनता अपनी स्वीकृति बहुमत के द्वारा दे देती है, तब विधानमंडल उस पर अपना विधेयक पर अपना प्रारूप पूरा तैयार करते हैं, फिर उस प्रारूप को वापस जनता की राय जानने के लिए भेजा जाता है। फिर जनता का बहुमत अगर उसको स्वीकृति दे देता है तब फिर वो कानून बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में आरंभक और लोक निर्णय के जो साधन है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन है, उसका बहुत ही व्यापक रूप से और सफलतम रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े भी हैं, बीच बीच में हमने पढ़े हैं ना कि क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम स्विस संविधान की हमने विशेषताएं पढ़ी थी तब, है ना, तो उसके कई कारण हैं कि वहाँ लोग जागरूक है, इतने शिक्षा का स्तर अच्छा है, भीषण आर्थिक विषमताएं नहीं है, निर्धनता नहीं है, गरीबी नहीं है, तो वहाँ के नागरिक जो अवेयर है अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक है, केवल अधिकारों के प्रति नहीं, कर्तव्यों के प्रति भी। इसलिए वहाँ जो ये इस तरह के साधन जो है बहुत ही सफलतम रूप से वहाँ जनता इसका प्रयोग करती है। अब हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय आरंभक का जो प्रयोग होता है ना, उसका क्या प्रावधान है और उसका क्या प्रोसीजर क्या है, किस रूप में, मतलब जनता कहाँ पर वो अनिवार्य लोक निर्णय का प्रयोग करती है, कहाँ पर वो ऐच्छिक लोक निर्णय का प्रयोग करती है ना, और किन विधेयकों पर आरंभक का प्रयोग किया जाता है ना। आरंभक केवल संविधान संशोधन पर है, इसलिए उसको संवैधानिक आरंभक भी कहा जाता है। तो लोक निर्णय के बारे में स्विस संविधान में क्या प्रावधान है और कैसे उसका प्रयोग होता है, यानी कि अनिवार्य का प्रयोग और ऐच्छिक लोक निर्णय का प्रयोग, किस प्रकार उसकी प्रक्रिया है और किस तरह के प्रावधान स्विस संविधान में किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोक निर्णय के बारे में पढ़ेंगे कि लोक निर्णय का प्रावधान किस प्रकार वहाँ पर किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड में 1848 में जो संविधान सर्वप्रथम निर्मित हुआ उसमें भी इन साधनों का उल्लेख था, और वर्तमान जो संविधान है जो 99 में अप्रैल 99 में जो लागू हुआ उसमें उस संविधान में भी इन साधनों का व्यापक रूप से, इन साधनों के प्रयोग की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 138 से 142 में इन साधनों के प्रयोग का प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि इन साधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर जब विधेयक बनाया जाना है तो उसमें अनिवार्य और ऐच्छिक अलग अलग विषयों पर इन लोक निर्णय के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो अलग अलग रूपों में होता है। अब लोक निर्णय का प्रयोग संविधान संशोधन पर भी किया जाता है और सामान्य कानून पर भी। आरंभक में हमने पढ़ा ना केवल संविधान संशोधन पर ही है, लेकिन लोक निर्णय संविधान संशोधन पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है और सामान्य कानून निर्माण पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ संविधान में जो संशोधन
वह भी बिना उसके जनता के स्वीकृति के नहीं होगा, और कोई भी विधेयक है तो वो पारित भी बिना जनता की स्वीकृति के, कोई साधारण विधेयक है तो वह भी बिना जनता की स्वीकृति के पारित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि अनिवार्य जो लोक निर्णय है वो किस पर है? पूर्ण संवैधानिक संशोधन। स्विट्जरलैंड में पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है ना, संविधान में पूर्ण रूप से संशोधन। तो पूर्ण संवैधानिक संशोधन पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है ना। पूर्ण संविधान संशोधन पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। आपको पता ना, संविधान संशोधन के 2 चरण होते हैं, एक संशोधन की प्रस्तावना और दूसरी पुष्टि। संविधान में संशोधन के लिए 2 प्रक्रियाएं जरूरी है ना, एक तो संशोधन की प्रस्तावना कि संशोधन को कैसे प्रस्तावित किया जाना है, और दूसरा स्टेप होता है संशोधन की पुष्टि, मतलब संशोधन का समर्थन कैसे किया जाना है ना। तो इन दोनों ही चरणों पर लोक निर्णय की व्यवस्था है। मतलब जब संशोधन प्रस्तावित होगा, कोई भी संविधान संशोधन संबंधित विधेयक अगर प्रस्तावित हो रहा है तो उस पर भी जनता की राय ली जाएगी, और जब संशोधन की पुष्टि की जानी है यानी उसका समर्थन किया जाना है तब भी जनता की राय या जनता का स्वीकृति ली जानी है, यानी उस पर भी लोक निर्णय किया जाना है। तो इसमें कहा गया है कि पूर्ण या आंशिक संशोधन के प्रस्ताव तब भी लागू होंगे, है ना, जबकि उस पर स्विस जनता के नागरिकों का बहुमत और स्विस कैंटनों का बहुमत अपनी स्वीकृति प्रदान करे, है ना। तो इसमें लोक निर्णय जो है वो पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो अनिवार्य रूप से अनिवार्य लोक निर्णय के लिए जाता है 2 परिस्थितियों में। किस रूप में? क्योंकि संविधान संशोधन पर लोक निर्णय की व्यवस्था है अनिवार्य भी, और लेकिन पूर्ण संविधान संशोधन पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है 2 परिस्थितियों में। यदि संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा या दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव रखा गया है और उसमें दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद है तो, और दूसरा यदि संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं या नागरिकों के द्वारा रखा गया है तो उसको जनता के समक्ष किस लिए रखा जाएगा? जनता के समक्ष अनिवार्य स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। तो पूर्ण संविधान संशोधन पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है, प्रस्तावना पर और पुष्टि पर भी। अब संविधान संशोधन, आंशिक संविधान संशोधन पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है, इसमें अनिवार्य भी है और ऐच्छिक भी है, दोनों है। अब संविधान में अगर आंशिक संशोधन करना है ना, तो यहाँ पर सविन्यासित आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास अगर वहाँ की जनता भेजती है तो संघीय संसद उसे लोक निर्णय के लिए जनता और कैंटन के समक्ष प्रस्तुत करती है। लोक निर्णय के लिए कब जाता है संविधान संशोधन विधेयक? जब सविन्यासित आरंभक के रूप में, यानी जब जनता ने कोई विधेयक प्रस्तावित किया है तो हम ये लोक निर्णय की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, है ना। तो लोक निर्णय में यह कह रहे हैं, लोक निर्णय दोनों पे है, संविधान संशोधन पर भी है और सामान्य विधेयक। अभी हम संविधान संशोधन पर पढ़ रहे हैं लोक निर्णय। तो लोक निर्णय आंशिक संशोधन पर भी है। कब? जबकि जनता स्वयं विधेयक को, संविधान संशोधन से संबंधित, आंशिक संशोधन से संबंधित विधेयक को जनता स्वयं प्रस्तावित करती है, तब संघीय सभा उसको क्या करती है? लोक निर्णय के लिए, मतलब जनता की स्वीकृति के लिए भेजती है कैंटन के पास और जनता के पास उसकी स्वीकृति के लिए, और संघीय संसद अपनी ओर से भी इसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। साथ ही साथ एक वैकल्पिक, एक ऑप्शनल प्रस्ताव भी वो जनता के प्रस्ताव के साथ लोक निर्णय के लिए भेज देती है। अब जनता दोनों में से किसी एक को स्वीकृत कर ले, अगर वैकल्पिक को कर लिया है तो वो जनता का प्रस्ताव अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था है लोक निर्णय की। तो जनता 1 लाख मतदाता जनता की जो है वो सामान्य सुझाव के रूप में भी, यानी अविन्यासित आरंभक के रूप में भी जब जनता संविधान में संशोधन के लिए सुझाव देती है तब भी वह सुझाव, ऊपर पढ़ा ना अभी हमने, तब भी वह सुझाव कहाँ जाएगा? जनता की राय जानने के लिए, लोक निर्णय के लिए वह प्रस्ताव जाता है। समझ में आ रहा है? संविधान संशोधन पर लोक निर्णय होना है, उसमें सविन्यासित पर भी होगा और अविन्यासित पर भी होगा। अविन्यासित मतलब जनता के सुझावों पर भी संघीय सभा
जनता की राय या जनता की स्वीकृति लेती है। तो इस प्रकार का प्रावधान लोक निर्णय के लिए वहाँ पर है। फिर संविधान में संशोधन की पुष्टि के लिए भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। ये तो प्रस्तावना पर थी। अब संविधान में संशोधन की पुष्टि, चाहे वो पूर्ण संशोधन की पुष्टि है चाहे वो आंशिक संशोधन की, इस पुष्टि के लिए केवल एक ही प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया क्या है कि कोई भी संविधान संशोधन का जो विधेयक है, जो प्रस्ताव है, वो जनता की स्वीकृति के लिए जाएगा, है ना। और वो तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि स्विस जनता का बहुमत और कैंटन की जनता का बहुमत उसको स्वीकृति भी होगी, लेकिन किसकी? बहुमत की। तब तक वो विधेयक, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक जो है वो पारित नहीं होगा। तो इस प्रकार जब कैंटन के बहुमत का निर्णय लिया जाता है तो उसमें पूर्ण कैंटन का एक मत और अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में जनता का बहुमत और कैंटन का बहुमत के द्वारा ही, यानी लोक निर्णय के द्वारा ही संविधान में संशोधन होता है ना। फिर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था संविधान संशोधन के अतिरिक्त अन्य 2 स्थितियों में भी वहाँ पर है। जैसे कि स्विट्जरलैंड जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ की सदस्यता के लिए भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था वहाँ पर की गई, है ना। अनिवार्य लोक निर्णय जब 2002 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तब उसके लिए स्विस जनता के बहुमत के द्वारा, कैंटन के बहुमत के द्वारा निर्णय लिया गया। तब जाके स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और दूसरा कि ऐसे कोई संघीय अधिनियम, है ना, जिन्हें अर्जेंट माना गया हो या अर्जेंट घोषणा जिसकी की गई हो, तो उस पर भी अनिवार्य लोक निर्णय किया जाता है। समझ में आया? तो ये अनिवार्य लोक निर्णय है। फिर ऐच्छिक लोक निर्णय भी है। ऐच्छिक लोक निर्णय अनुच्छेद 141 में, ऐच्छिक मतलब जब एक निश्चित संख्या में जनता, 50,000 नागरिक वहाँ के या फिर 8 कैंटन के द्वारा अगर ये मांग की जाती है कि फला फला विषय पर या उस मुद्दे पर या विधेयक पर जनता की राय ली जाए, तभी वह विधेयक स्वीकृति के लिए जनता के पास जाता है, अन्यथा नहीं, वो बिना जनता की स्वीकृति के पारित हो जाता है। इसको हम ऐच्छिक लोक निर्णय कहते हैं। तो इस प्रकार की मांग कोई भी आदेश या प्रस्ताव पारित होने के 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। किस पर होती है? संघीय अधिनियमों पर, या कोई संघीय अधिनियम अर्जेंट घोषित हो जाए, या संविधान या संघीय अधिनियमों पर कोई ऑर्डिनेंस जारी हो, संघीय अध्यादेश जारी हो, उस पर भी, और कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हो, है ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रवेश संबंधित वगैरह, उस पर इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में जो लोक निर्णय की जो व्यवस्था है उसकी प्रक्रिया क्या है कि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकृत करे, है ना, जनता का बहुमत और कैंटनों का बहुमत। लोक निर्णय के लिए क्या प्रावधान है? बहुमत का, स्विस जनता का बहुमत और स्विस कैंटनों का बहुमत, तभी वहाँ पर कोई भी प्रस्ताव जो है लोक निर्णय का जो स्वीकृति है उसकी प्रक्रिया यही है, जनता का बहुमत और कैंटन का बहुमत होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का वहाँ पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, व्यापक रूप से प्रयोग किया गया